भानु जी, कराटे की बात करें तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? पिताजी जो है वो डरते थे इस बात से कि हाथ पैर टूट जाएगा, कराटे सीखना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, मुझे कराटे सीखना ही था। 5 रुपये में एक किताब आता था, 30 दिनों में कराटे सीखें और अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दें। तो उस बाल्यावस्था में कौन दुश्मन था ये पता नहीं, लेकिन दुश्मन का दांत खट्टा करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि कराटे सीखने के उद्देश्य से उस किताब को खरीद करके और प्रयास किए पढ़ने का। आज की युवाओं की बात करें तो कराटे जो है युवा के लिए आत्मरक्षा है या जीवन को अनुशासित बनाने का भी एक माध्यम है कराटा। दोनों चीज़ है कि कराटे हम सीख लिए, इल्म है हमको, तो थोड़ा वो बहकता नहीं है कि हम किसी को मार सकते हैं, पंच दे सकते हैं, तो हम थोड़ा इस तरह से रहे, वो अनुशासन भंग तो नहीं होता है इससे। हमारे क्लब का कोई इतिहास नहीं है। जो आपका फिजिकल पोटेंशियल है, जो आपका स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, जो आपका मेंटल पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करता है, खुलता है। छोटे छोटे बच्चे 1 राउंड 2 राउंड जैन केटी का चक्कर लगा लेते हैं, वो 4 साल के बच्चे हैं। आप किसी 40 वाले से 2 राउंड ग्राउंड का चक्कर लगाने बोलिए और उनका हालत देखिए। दर्शकों नमस्कार, आज हम आप तमाम दर्शकों के लिए ऐसे अतिथि को बुलाए हैं जिनकी बातों को आप सुनेंगे तो मज़ा कितना आएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आत्मरक्षा करने के लिए आप ज़रूर कुछ न कुछ टिप्स सीख सकेंगे इनसे। तो चलिए हम सीधा आपको जोड़ते हैं उनसे और हम बात करते हैं खगड़िया के जाने माने कराटे के प्रशिक्षक भानु सोनू की। भानु सोनू जी आज हमारे गेस्ट हैं और उनसे हम सीधा जुड़ते हैं। भानु जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खबर बिहार इन के ऑफिस में मुझे बुलाया और मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर की। ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी बात को समाज तक पहुंचा सकेंगे आपके माध्यम से। भानु जी, कराटे की बात करें तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की और इस सफ़र में सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रहा? इस दोनों सवाल को थोड़ा अलग करते हैं। सबसे पहले इस सफ़र का शुरुआत यदि इसकी बात करें तो बड़ा ही रोचक है। घटना है 90 के दिनों में। 90 के साल में कराटे सीखने की मेरी इच्छा तीव्र थी। बस कहाँ से कैसे क्यों ये तो पता नहीं है, लेकिन सीखना था और खगड़िया में कराटे के कोई भी प्रशिक्षक उस समय नहीं थे। फिर बाद में पता चला कि विनोद शाह जो हमारे गुरु हैं वो केन क्लब में नेशनल स्कूल में कराटे प्रशिक्षण स्टार्ट किए थे और ढेर सारे खगड़िया के अच्छे अच्छे परिवार के लोग वहाँ जा कर के प्रशिक्षण लेते थे। और इस दौर में जब मेरा बारी आया कि मुझे भी प्रशिक्षण लेना है, तो घर में मेरे एक अंकल हैं जोशी जी, जो सपोर्ट तो करते थे, लेकिन पिताजी जो है वो डरते थे इस बात से कि हाथ पैर टूट जाएगा, कराटे सीखना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, मुझे कराटे सीखना ही था। और आप कह सकते हैं कि एकलव्य की भूमिका में हम आए। जब गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे हों तो उसके किसी शिष्य को पकड़ करके हमारे मोहल्ले में ही कोई लड़का जो वहाँ सीख रहा था, उनसे पूछना कि आप वहाँ पर क्या सीखे, कैसे सीखे, और उन सारी चीज़ों को पूछना और पूछ करके और फिर उस चीज़ का प्रैक्टिस घर पे करना। ये मेरे सफ़र का शुरुआत है। मेरे सफ़र का एक और शुरुआत है और वो है, आप ध्यान होगा आप लोगों को कि स्टेशन रोड में या और भी कहीं फुटपाथ पे रोड पे किताब रख करके बेचने का कुछ लोग व्यवसाय करते थे। हाँ, पहले चलन था इस चीज़ का। तो वैसे में 3 से 5 रुपये में एक किताब आता था, 30 दिनों में कराटे सीखें और अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दें। तो उस बाल्यावस्था में
कौन दुश्मन था ये पता नहीं, लेकिन दुश्मन का दांत खट्टा करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कराटे सीखने के उद्देश्य से उस किताब को खरीद करके और प्रयास किए पढ़ने का। अब वो विशुद्ध हिंदी किताब थी और उसमें लिखा था, जैसे हम लोग पंच बोलते हैं, ठीक है, और जापानीज़ लैंग्वेज में कुछ और भी बोलते हैं जो बताएंगे हम आपको। तो उसमें मुष्टिका प्रहार, कुरपर प्रहार, पद प्रहार यानी किक, है ना, कुरपर प्रहार यानी केहूनी से, हाँ। तो इन चीज़ों को नहीं भी समझते थे तो भी कोशिश करते थे कि अच्छा इसका ये होगा वो होगा, और प्रयास करते थे प्रैक्टिस करने का। और जब मौका मिला, जब हम अपने अंकल को कन्विंस किए, सुभाष जोशी जी को कन्विंस किए, तो वो मेरा एडमिशन करवा दिए वहाँ पे। और उसके बाद जारी हुई मेरी प्रशिक्षण का दौर। तो उस प्रशिक्षण में जितने भी लड़के थे, एक टूर्नामेंट के लिए सभी तैयारी कर रहे थे। वो टूर्नामेंट बाढ़ में होना था, बाढ़ मोकामा, और उस टूर्नामेंट के लिए लगभग मेरा 1 महीने का ही प्रैक्टिस था। लेकिन उस 1 महीने के ट्रेनिंग में मेरे साथ जितने भी सीनियर लड़के थे वो प्रभावित थे कि ये 1 महीना में ऐसा ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। तो वो सीनियर अपने साथ में हमको अटैच कर लिए, अपने टीम का एक मेंबर बना लिए। और मेरे गुरु भी प्रभावित थे इस बात से कि हाँ ये लड़का अच्छा ट्रेनिंग करता है। बाद में विनोद शाह खगड़िया छोड़ करके जाने के लिए विवश हुए, क्योंकि कराटे ऐसा चीज़ नहीं था एज ए प्रोफेशन जिससे सरवाइव किया जा सके आउट ऑफ स्टेट से आकर के, और बिहार के एक छोटे से ज़िले खगड़िया में रह करके। हालांकि उनका प्रयास आज भी खगड़िया नहीं भूल सकता है, और हम तो नहीं भूलते हैं। हम उन्हीं की परंपरा को आज भी लेकर के चल रहे हैं। भले ही आज हम उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से साथ है। भानु जी, चुनौती की बात करें तो कराटे के प्रशिक्षण देने में खगड़िया के युवा युवतियों को, अगर हम चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? सबसे बड़ी चुनौती जगह की कमी रही। जगह जब भी मिला, जहाँ भी मिला, जितना बड़ा जगह चाहिए होता है कराटे प्रशिक्षण के लिए, वो या तो किसी का व्यक्तिगत संपत्ति है जिस पे उसका अधिकार है, जिस पे उनकी सुविधाएं असुविधाओं का ख्याल रखना होता है। और कह सकते हैं कि लंबे समय तक सहयोग मिला होली गंगेश पब्लिक स्कूल का, टीपी जालान सर का। उन्होंने एक बड़ा सा जगह जो है शुरुआत के समय में प्रशिक्षण के लिए मुझे दिया, और निःशुल्क दिया। और दरअसल मुझे निःशुल्क की ही ज़रूरत है, क्योंकि कराटे प्रशिक्षण देते हुए उससे इतनी आमदनी नहीं होती है जिससे एक बड़ा हॉल जैसा जगह ले करके और उसका किराया बेयर किया जा सके, उसका एडवांस दिया जा सके, है ना। तो आज भी समाज से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा सा हॉल नुमा जगह मिले ताकि हम बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण अच्छी तरह से दे सकें। अब उनकी उपलब्धि ये एक अलग चर्चा की विषय हो सकती है। भानु जी, आपने जगह की कमी की बात बताया, सबसे बड़ा चुनौती कराटे के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में। तो इन दिनों देखा जा रहा है कि खेल पर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। प्रत्येक जिला में खेल भवन का निर्माण कराया गया है। खगड़िया में ही खेल भवन निर्माण से पहले इंडोर स्टेडियम बनाया गया, जिसमें कि तमाम पदाधिकारी और खगड़िया के चिकित्सक या युवा जो जिनको बैडमिंटन से लगाव है या एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो जाके इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस सुबह शाम, अभी भी आप जाएंगे तो अभी डॉक्टर्स का टीम, पदाधिकारी का टीम बैडमिंटन खेलते मिल जाएंगे। कुछ लोग अपना वहाँ पर एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसका उपस्कर लगा हुआ है। खेल भवन में तरह तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और नाम ही है उसका खेल भवन। कभी आपने वहाँ संपर्क नहीं किया, इसके लिए जिलाधिकारी से संपर्क नहीं किया कि हम इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं खगड़िया के बच्चों को? जगह की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, वहाँ हमको जगह अलॉट किया जाए। जगह अलॉट तो किया जाता ही है, लेकिन वो रेगुलर प्रशिक्षण के लिए नहीं। वहाँ आप कोई चैम्पियनशिप करवाना चाहते हैं, कोई टूर्नामेंट, कोई कैंप, कोई सेमिनार, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर एक ख़ास टाइम पे प्रशिक्षण का कार्य जो है वो जारी हो, तो ये संभव नहीं है।
चलिए हम हाँ, यदि टाउन हॉल की बात करें तो जैसे वहाँ बैडमिंटन का प्रशिक्षण होता है और फिटनेस के लिए जिम का जो उपकरण लगा हुआ है इसको लोग यूज़ करते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें, वैसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं जिससे उन लोगों को भी लगे कि कराटे प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है। और यदि जगह मिले मुझे ट्रेनिंग के लिए तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। हम जिलाधिकारी से इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे, चूँकि कार्यक्रम जब होता है तब खेल भवन इंगेज होता है और कार्यक्रम रोज़ नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में अगर आपको वह जगह मिल जाए कि जिस दिन कार्यक्रम होगा, अगर आपके प्रशिक्षण के समय में कार्यक्रम का शेड्यूल होगा तो उस दिन प्रशिक्षण बंद होगा अधिक से अधिक। सही बात है। और नहीं तो जनरल दिन तो ऐसे ताला लगा रहता है, खाली पड़ा रहता है, जैसा कि हम देखते हैं। एक लोकेशन के बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें हैं इसमें, थोड़ी मुश्किलें हैं। फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो बात करके देखा जाएगा। आज की युवाओं की बात करें तो कराटे जो है युवा के लिए आत्मरक्षा है या जीवन को अनुशासित बनाने का भी एक माध्यम है कराटा। दोनों चीज़ है, आत्मरक्षा भी है और जीवन को अनुशासित करने का तरीका भी है। किसी भी खेलकूद के खिलाड़ी को आप गौर से देखिए, ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस हिसाब से उनका सारा रूटीन होता है। नियत समय पे सो करके उठना, जो रोज़ का दिनचर्या है वो पूरा करना, डाइट को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। और कराटे तो इसके लिए ही जाना जाता है। कराटे में आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, आप सामने हैं, एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। भानु जी, ऐसा भी समाज में देखा जाता है कि अगर किसी को पैसा अधिक हो जाता है या ताकत अधिक हो जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो इस सेंस में हमारा पूछने का, अनुशासन तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में अनुशासित नहीं रहेंगे तो अच्छे स्टूडेंट के श्रेणी में नहीं आएंगे। आप खेती किसानी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अनुशासन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। यह तो आत्मा है, जीवन का आत्मा है अनुशासन। बिल्कुल, अनुशासन आपका पूछने का जो मकसद है, अनुशासन दरअसल शब्द ही ऐसा है कि कराटे हम सीख लिए, इल्म है हमको, अनुशासन तो वो भागता नहीं है कि हम किसी को मार सकते हैं, पंच दे सकते हैं। चूँकि हम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, हम जानकार हैं, टैलेंट है हमारे पास, तो हम थोड़ा इस तरह से रहे, वो अनुशासन भंग तो नहीं होता है इससे। का क्लब का कोई इतिहास नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रशिक्षक का नेचर कैसा है, ठीक है। तो आप सोसाइटी के सामने हैं, सोसाइटी लंबे समय से मुझे देख रही है और मेरा हाव भाव, तौर तरीका, समाज में उठने बैठने चलने का सब देख रहे हैं। कभी अकड़ने वाली कोई बात रही नहीं है। हाँ, अकड़ते हैं, बिल्कुल अकड़ते हैं जब अकड़ सामने हो, ठीक है, और वो अकड़ गलत हो तो गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठाना ज़रूरी है ना। भानु जी, लड़के और लड़कियों की बात करें हम तो कराटे उसके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कराटे दरअसल किक और पंच नहीं सिखाता। कराटे आपके पोटेंशियल को, जो आपका फिजिकल पोटेंशियल है, जो आपका स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, जो आपका मेंटल पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करता है, खुलता है। आप अपने व्यक्तित्व को खुलते हुए देखते हैं। आप हमेशा एक सेफ जोन में रहते हैं और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे क्लब में आप कभी आएँ, आप उनका वीडियो शूट करें, आप देखेंगे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 राउंड 2 राउंड JNKT का चक्कर लगा लेते हैं। वो 4 साल के बच्चे हैं। आप किसी 40 वाले से 2 राउंड ग्राउंड का चक्कर लगाने बोलिए और उनका हालत देखिए। और ये 4 वाले जो हैं, ये ग्राउंड का चक्कर लगा करके, इसका मतलब है ये उसमें स्टैमिना आया,
ये उसमें पावर आया, किक, पंच, ये वो सब चीज़ करते हुए बच्चे जो है वो अनुशासित भी होते हैं। कराटे सीखने वाले लड़के लड़कियों की बात करें तो आम लड़के लड़की और कराटे सीखने वाले या प्रशिक्षित लड़के लड़की जो होते हैं, कराटे के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनमें क्या बदलाव आता है? बदलाव आता है उनके बिहेवियर में। जब आदमी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है, कराटे का प्रशिक्षण आपको आत्मविश्वास हाई लेवल हो जाता है। और जिस बच्चों के पास में आत्मविश्वास आ जाता है वो अपने उस क्षमता का यूज़ करते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में। तो ये बदलाव आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जो प्रशिक्षित बच्चे हैं और या जो गैर प्रशिक्षित बच्चे हैं। अच्छा, उम्र की बात करें तो कराटे सीखने का सही उम्र क्या होता है? रोशन भैया, आपको याद होगा हमारे ही द्वारा प्रशिक्षित एक बच्चा किशन गोपी, जो आपका छोटा भाई था। हाँ, जो मेरा छोटा भाई भी अंकल का बेटा था, और उसको 2.5 साल के अवस्था में गोद में लेकर के क्लब जाते थे और उसको प्रैक्टिस नहीं करना होता था, लेकिन वो प्रैक्टिस देखते देखते सो भी जाया करता था। उस अवस्था में उसको लेकर के जाना और वहाँ से 4 साल के अवस्था तक आते आते नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिलवाना, 4 साल के एज में उसको ब्लैक बेल्ट दिलवाना, ये सारी उपलब्धियाँ। मतलब उम्र की कोई मतलब कि बंदिश नहीं है? कोई बंदिश नहीं है। मेरे पास यदि 2 साल का बच्चा हो तो हम आपको विदिन 2 डेज दिखा सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आ सकता है, वो कराटे के लिए कितना अट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, बेहतर माने सिखाने के में जो सुविधा की बात करें तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो उनमें ज़्यादा आपको मेहनत लगता है, या बड़े बच्चों को सिखाते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है? और फॉलो कौन आदमी ज़्यादा करता है? बच्चा ज़्यादा उस कैच करता है आपके बातों को, या जो बड़ा है वयस्क होने चला वो ज़्यादा कैच करता है? आमतौर पे छोटे बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पास में उनकी दुनिया थोड़ी छोटी होती है। माँ बाप, स्कूल, और उसके बाद जो बचा हुआ समय है अपने दोस्त यार से के अलावे खेलना कूदना। तो ये खेलने कूदने के क्रम में हम बच्चों से कनेक्ट होते हैं और बच्चे के लिए हम एक इंस्पिरेशन होते हैं कि हाँ, ये मेरे सर हैं, ये ऐसे करते हैं, हम मुझे भी ऐसा ही करना है। तो बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं। ध्यान का जीवन में बहुत महत्व होता है। चाहे अध्यात्म की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो सभी जगह ध्यान की जरूरत होती है। तो कराटा सीखने वाले बच्चों को या बच्चियों को किस बात का ध्यान अधिक रखना चाहिए? उनको अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना चाहिए। कब सोना है, कब स्कूल जाना है, कब ट्यूशन पढ़ना है, एक रूटीन होना चाहिए लाइफ में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बिना रूटीन के, ये सिर्फ कराटे सीखने वालों के लिए नहीं है बल्कि सभी को। आप देखिए, गैर अनुशासित बच्चे जो होंगे उनके सामने फिर कोई लक्ष्य नहीं होगा। यदि आपके आँख के सामने लक्ष्य है तो अनुशासन भी ज़रूरी है। खान पान की बात करें तो बिल्कुल, खान पान के मामले में हम छोटे बच्चों से लेकर के, और फिटनेस क्लब चलाने का अनुभव है मेरे पास। फिटनेस क्लब चलाते हुए हमने 40 से 60 वर्ष के लोगों को भी प्रशिक्षित किया है, उनके फैट लॉस किए हैं। हाँ, यदि कोई मोटा है तो उनको दुबला किया है, कोई दुबले हैं तो उनको ठीक किया है। तो खान पान के मामले में बैलेंस डाइट ज़रूरी है। आप बाहरी फूड पे डिपेंडेंट नहीं रहें। यदि कोई मजबूरी भी हो तो आप कोशिश करें कि आपके डाइट में लो शुगर डाइट हो, फैट कम हो, ठीक है। घर में भी जो आप खाना खाते हैं वो ज़्यादा ऑयली नहीं हो, ज़्यादा मसालेदार नहीं हो। भानु जी, समय परिवर्तनशील होता है और अब तक के उम्र में आप अगर ध्यान दिए होंगे तो समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। अभी डिजिटल युग आ गया है, प्रत्येक हाथ में मोबाइल है। इसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर, और ख़ास करके कराटे के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो युवाओं पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है ऐसे बच्चों पर जो मोबाइल के लत से परेशान हैं इस डिजिटल दुनिया में?
तो वैसे बच्चे को क्या कराटे सीखने के बाद क्या मोबाइल से दूरी बढ़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। और मेरा मानना है कि पूरे सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका सरोकार समाज के हर व्यक्ति से होगा। आमतौर पे हर घर में कोई ना कोई बच्चा है। आप बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़े भी हैं, किसी भी एज के हैं, मोबाइल का लत तो ज़बरदस्त है। छोटे बच्चों का ही बात करते हैं, छोटे बच्चों पे ही फोकस करते हैं। तो बच्चे डिजिटल दुनिया है, उनके हाथ में मोबाइल है। माँ बाप क्या सोचते हैं कि हम व्यस्त हैं किसी काम से, तो चलो वो इधर उधर छटपट नहीं करे, बदमाशी नहीं करे, बाहर नहीं जाए, किसी के निगरानी में नहीं है, तो वो चुपचाप मोबाइल ही लेकर के बैठे रहो, देखो। हम ये तय नहीं करते, मोबाइल देखने से आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है इस पर आपका नियंत्रण हो सकता है। आप बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों से बातचीत कीजिए, बच्चों के रुचि और अरुचि का ध्यान रखिए, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में दिलचस्पी नहीं लेंगे। प्लस जो बच्चे कराटे ही नहीं, बाकी दूसरे चीज़ों में भी, जैसे डांस हो गया, अदर एक्टिविटीज़, क्रिकेट हो गया, कोई भी एक्टिविटीज़ होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ के बिना बच्चा कहीं कोने में लेटा हुआ है और 2 घंटा तक वो रील्स स्वाइप करता है, वो और कोई कार्टून्स भी नहीं देख रहा है। आजकल के बच्चे रील्स देख रहे हैं क्योंकि उसमें दुनिया भर का सब्जेक्ट है, फ़नी सब्जेक्ट है, ड्रामेटिकल है, कुछ सिनेमैटिकल है, कुछ AI से बना हुआ दुनिया भर का वीडियो है। और हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम कंटेंट देखें। आपको कंटेंट देखना होगा और तब बच्चों को देखने के लिए देना होगा। और दूसरा, उनको यदि बचाना है तो आप उनको 2 घंटे के लिए कहीं किसी भी एक्टिविटी सेंटर पे डाल सकते हैं। कराटे उसमें से ही है। हमारा सारा फोकस बच्चों के इसी चीज़ पे है। और दूर नहीं, हम कराटे क्लब कोरोना के टाइम में बंद हो गया था। फुनाकोशी कराटे स्कूल कोरोना के टाइम में बंद हो गया और 2-3 साल के बाद लगा ही नहीं कि अब दुनिया किस रूप में आगे जा रहा है या जाएगा। लेकिन फिर से स्थितियां सामान्य हो गई और आज फिर से हम कराटे क्लब स्टार्ट किए हैं। और मुख्य उद्देश्य ही यही है, क्योंकि हमने देखा मेरे छोटे बच्चे को वो मोबाइल में ही खोया हुआ है, मोबाइल में खोया हुआ है। और जब मौका मिला तो 5-10 उठाया और चिप्स कुरकुरे खाया और थोड़ा सा बल्की हो गया, इधर फैट उधर फैट, गोल। ये सारा चीज़ हम समझते हैं कि बहुत सारे गार्जियन हैं जो इस बात को समझ रहे होंगे। पालू जी, प्रैक्टिकल की बात करें तो कराटे का जो इल्म है, कराटे का जो प्रशिक्षण के बाद जो लोगों को कला जो आता है बचाव का या किसी को मारने का, तो ये सिर्फ फील्ड तक ही रहता है या आपके जीवन में या आपके स्टूडेंट के जीवन में कभी ऐसा मौका मिला है कि अगर आप पर कोई अटैक किया है तो कराटे के बल पर आप अपना बचाव किए हैं और अगला को परास्त किए हैं? बिल्कुल। कराटे आत्मरक्षा के लिए जाना जाता है। कराटे और अदर मार्शल आर्ट भी। मार्शल आर्ट सीखते हुए जब आपके पास आत्मरक्षा की तकनीक को जब आप सीखते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है और एक आत्मविश्वासी आदमी स्थितियों को अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है। कराटे सही मायने में आप यदि सीखे हैं तो आप लड़ने से कई बार बच भी जाते हैं, क्योंकि स्थितियों पर नियंत्रण करना आपको आता है। आप अपने शब्दों से भी नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आए जब शरीर से लड़ना नहीं पड़ा लेकिन भीड़ को संभाला, ठीक है। और सोसाइटी गवाह है। व्यक्तिगत रूप से ना स्थान का नाम लेंगे और न ही व्यक्ति का नाम लेंगे, लेकिन मुझे जो जानते हैं वो इस बात का गवाह हैं जिनसे टकराव हुआ। हाँ, जिनसे मेरा टकराव हुआ तो सामना किस तरह से किया जाता है और अकेले, ये कराटे ही सिखाता है। अगर हम संख्या की बात करें तो कितने लोग, कितने बार इस तरह से आपको मौका मिला है या सामना करना पड़ा? 2-3 मुख्य बार, 2-3 मेन टाइम है जिसमें इस तरह का स्थिति का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा भी कई स्थितियां ऐसी आती है जब लगता है कि मुठभेड़ हो सकता है, आमना सामना हो सकता है, मारपीट हो सकता है, तो वहाँ बात से ही कन्विंस करना होता है सामने वाले को।
कभी उसको। कभी सफर में इस तरह की घटना घटी है जैसे ट्रेनों में आम लोग में हाँ, हो जाता है? वो हॉट टॉक तक जाता है, हॉट टॉक तक जाता है और सामने वाले को रियलाइज कराना पड़ता है कि इससे आगे बढ़ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए दर्शकों, हम आप तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का सवाल अगर कराटे के माध्यम से हो, कराटे को लेकर के हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम अगले बार भानु प्रकाश सोनी जी को बुलाएंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब इनके माध्यम से देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अंत में जाते जाते हमारे स्टूडियो में आने के लिए भानु प्रकाश सोनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक को कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, हम आपके खबर बिहार इनके दर्शक को कहना चाहेंगे कि क्या आप इनके चैनल को, इनके सराहनीय प्रयास को समाज के मुख्य लोगों को बुला करके उनसे अपनी बातों को पूछना, समाज तक पहुंचाना, इनके इस कार्य को सहयोग करने के लिए आप लोगों का भी सहयोग होना काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद।